हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस मिशन क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में सारे सवालों को 1.3 के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस है आज इस क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। सारे डॉट को और सारे कंसेप्ट के साथ में इस सवाल को भी बनाएंगे। जो मैंने पिछले क्लासेस में सॉल्व किया है वो संख्या का दशमलव रूप देखा और उसके प्रकार को पढ़ा, और उसके बिहाफ पर जितने भी क्वेश्चंस बने हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हूँ। और आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा सवाल क्या बोल रहा है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि हमने सारे क्लासेस में इसी तरीका का रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप जब भी इस क्लासेस को करेंगे मैथ का, उसके लिए आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, जिससे आपको क्वेश्चंस जितने भी हम कराएंगे क्लास में उसको आप सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो मैथ है वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए। और आप जो है अपने टाइम को, रिवीजन टाइम को, स्टडी टाइम को और अच्छा करेंगे। मैथ क्लास को एक्स्ट्रा 2 घंटा देना है। अभी आपको 10वीं जाने के लिए 1 साल अभी टाइम है, तो उससे पहले जितने भी वीक आपका जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे, ताकि आपका जो 10th में होगा रिज़ल्ट एकदम दमदार बनेगा। और 100 में 100 लाने का एक मिशन है हमारे इस मिशन क्लासेस से, इसको ज़रूर आप पूरा करेंगे। तो देर नहीं करेंगे। और आज जो एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा सवाल हम लोग का छूट गया था, पिछली क्लासेस में कवर नहीं हो पाया था, उसको आज हम करने वाले हैं। तो हमारा सवाल ये है कि निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, और जहाँ पर पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा सवाल है। और ये सवाल जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्टिव टाइप से भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव तरीके से भी पूछा जाता है। तो मैं दोनों तरीक़ों को आपको बता दूंगा कि ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो किस तरीके से हैंडल करना है, और सब्जेक्टिव को जब पूछा जाएगा तो उसको कैसे बनाना है। हमें दो तरीके को जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा ये फर्स्ट टाइप्स जो है ऑब्जेक्टिव तरीके से बनेगा, उसके लिए हमें एक पेंसिल की ज़रूरत है। ये सवाल है 0.6 पर रैकरिंग है, उसको हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तरीके से आपको बता देते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग आज ऑब्जेक्टिव टाइप से बनेंगे, पढ़ाएंगे। पहला जो हमारा बनेगा इस क्वेश्चंस का, हम नोट लिख लेंगे कि ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनेगा। पहला हम लोगों को जो पढ़ना है, हम लोगों को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना है। किस तरह से, जब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो किस तरह से हैंडल करना है, ये मैं आज जानूंगा पहले। उसके बाद सब्जेक्टिव तरीके को बताऊंगा। देखिए नोट आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से कि नोट में क्या आपको करना है। नोट में आपको ये करना है कि जब रैकरिंग एक अंक पे रहेगा तो उतना 9 लेना है, समझ गए। जैसे कि यहाँ पर 0.6 पे रैकरिंग है ना, तो हमें यहाँ पर रैकरिंग हटा करके बट्टे में यानी कि हर में 9 डालना है। अगर इसी तरह पेंसिल लिए, जैसे कि 2 अंक पे हमारा रैकरिंग है 4 2, ये दोनों अंक पे रैकरिंग है, तो इसका मतलब हुआ कि हम जब ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे तो जितने अंक पे रैकरिंग रहेगा उतना 9 लेंगे बट्टे में, यानी कि हर में 9 लेंगे। यहाँ पे 2 अंक पे रैकरिंग है तो डबल 9 लेंगे, है ना। इसी तरीके से 0 के बगल में अगर 1 मान के चलिए 1 होगा, और 4 2 है और सिर्फ 2 पे रैकरिंग है, तो यहाँ पे क्या काम कीजिएगा, जितना पे 9 है, जितना पे रैकरिंग है उतना तो 9 लेना ही है, लेकिन उसको माइनस करना है। ये ध्यान में रखना है ये जो दशमलव वाला संख्या के बाद में कौन सा संख्या बिना रैकरिंग का है, उससे वो पूरे संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये मेरा था ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का। तो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इस स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि पहला सवाल है 0.9, 0.9 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 0.6 को सॉल्व करेंगे जब ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले
0.6 को क्या करना है, 9 डाल देंगे, क्योंकि हम अपने आप को बता दिया पिछले बार नोट में कि आप जितने पे रैकरिंग रहेगा उतना 9 डालेंगे। तो हमने डाल दिया 6/9 आ गया। ठीक, अब इसको आप छोटा रूप में डाल सकते हैं। 3 के पारा में दोनों चीज़ कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2/3 आंसर इसका हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं इस तरीके से, और उसी तरीके से आप ये बनाइए। 0.47 है, 0.47 को कैसे बनाइएगा आपको मैं बता देता हूँ। 0.47 है ना, 0.47 है, इसको भी आप बनाइएगा ऑब्जेक्टिव तरीके से। तो ऐसे बनेगा 0.47 किस पे रैकरिंग है ये ध्यान रखना है। रैकरिंग किस पर है, यानी दोनों पे रैकरिंग है तो डबल लाइन लेंगे। कितना लेंगे, डबल लाइन लेंगे। तो जब दोनों पे रैकरिंग होगा तो हम क्या करेंगे एग्जाम में, सीधा 47/99 लिख देंगे। क्या करेंगे, 47/99 कर देंगे, है ना, 47/99 कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव तरीके से भी हमने बताया आपको और सब्जेक्टिव तरीके से भी बता दिया है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये सवाल दिख गया था, 4 और 7 पे रैकरिंग है। तो ये मेरा एनसीईआरटी का जो भी बुक है 1.3 में प्रश्नावली में ये सवाल दूसरा में गलत दिया गया, प्रिंट जो हमने पीपीटी बनाया उसमें मिस्टेक कर दिया है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 7 पे रैकरिंग है। किस पर है, सिर्फ 7 पे रैकरिंग है, ना कि 4 पे है। तो ये आप सही कर लीजिएगा। और अपना जो भी एक्सरसाइज है बुक होना चाहिए आपके पास, तब कि जबकि हमने बुक को देखा, अभी देखिए बुक को देखा है और उसमें ये क्वेश्चन को मैच किया है। तो मेरा ये मिसमैच है, इसके लिए सॉरी। मैं आपको फिर से ये सवाल को बना कर दिखाता हूँ आपको कि रैकरिंग सिर्फ 7 पे है। तो रैकरिंग जब 7 पे रहेगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, 0.47 है, सिर्फ और सिर्फ 7 पे रैकरिंग है। तो हमने बोला है आपको जब ऐसा सवाल रहे तो टोटली सवाल को लिखना है पूरा। 47 लिखे हैं, माइनस करना है दशमलव के अंक बाद कितने संख्या पे जो बिना रैकरिंग वाला है। तो सिर्फ 4 अंक ऐसा है जो बिना रैकरिंग का है, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद बट्टा करेंगे और जितना पे रैकरिंग है वो 9 लिखेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे 9 लिखा। 47 में 4 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा 43/9 आ जाएगा, जो कि मेरा ये आंसर है। हमने पिछली बार मैच करने में गलती कर दिया था, लिखने में पीपीटी बनाने में, तो इसके लिए सॉरी। अब दूसरा सवाल हमने देखना है। तीसरा सवाल क्या बोला है, 0.001 है, ये तीनों पर रैकरिंग दिखा रहा है ना। तो मैं आपको ये सॉल्व करके भी बता देता हूँ। अभी ये सॉल्व करके बताना है ऑब्जेक्टिव तरीके से, और बाकी सब्जेक्टिव तरीके से भी बताना है हमको। तो 0.001 पे यानी तीनों पे रैकरिंग है, तो इसको कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। जब हम रैकरिंग हटाते हैं तो संख्या हमारा 001 है। तो आपको हमने सबसे पहले जो पढ़ाया था पहला क्लासेस में कि क्या बोलते हैं, अंक किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं। डिजिट में जिससे संख्याओं का निर्माण होता है उसे हम डिजिट कहते हैं। और डिजिट में 2 तरीका का संख्या बताए थे, सार्थक और असार्थक। सार्थक अंक उसे कहते हैं जिसका कोई वैल्यू होता है, और असार्थक उसको कहते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि 1 के पीछे में जो जो 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं है, वही अगर 1 के आगे में डबल 0 रहता तो वो 100 कहलाता, उसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पर 0 है डबल तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको आप 1 लिख सकते हैं। और जितना पे रैकरिंग हमने बताया आपको उतना 9 लिख देना है। बस इसका आंसर आपको यहीं से दिख रहा होगा। ऑब्जेक्टिव में इतना ही करना है। ये आपको 5 से 6 सेकंड में ये सवाल को सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव को। और ये मेरा हो गया आज, इतना ही नहीं और सब्जेक्टिव तरीके से ही बताना है, और वो सब्जेक्टिव तरीका आपको आना ही चाहिए। तो इसी तरीके से हमने सब्जेक्टिव को मान के एक्स मान करके फिर उसको अच्छे तरीके से दिखाना पड़ेगा, तब जा कर के वो मेरा मानने होगा, वैल्यू होगा। तो इस सवाल को ही हम सब्जेक्टिव तरीके से ही बनाएंगे। आप लोग को HW में ऑब्जेक्टिव तरीके में बनाने के लिए दे देता हूँ कि आप लोगों को घर में किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में हम HW यहाँ पे आपको दे रहे हैं, जो कि आपको सॉल्व करना है, घर पे ट्राई करना है। ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है, जैसे कि 0.932 और ये हमारा 2 पे रैकरिंग, कितना पे 2 पे रैकरिंग, ये आप सॉल्व कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। उसी तरीके से दूसरा सवाल हम आपको दे देते हैं, कितना दे 0.3
2 4, ये तीनों पे रख लेंगे, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और तीसरा हमारा सवाल है, तीसरा सवाल क्या डाल दें, 0.42 और ये 2 पे रख लेंगे। ये 3 सवाल जो है आप ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ट्राई करेंगे। चलते हैं सब्जेक्टिव तरीके से, इसी सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है ना। तो पहला सवाल हम सब्जेक्टिव तरीके से बनाएंगे, उससे पहले मैं एक नोट आपको लिख देता हूँ ताकि सब्जेक्टिव में ये काम आएगा आपको। तो नोट में आप लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लिखिएगा। नोट में क्या लिखिएगा कि जितने पे रैकरिंग रहेगा, बार वाला संख्या जितने पे बार रहेगा उतना 10 से गुना करना। जितने पर बार रहेगा, अगर बार जो है एक अंक पर है तो उसको 10 से गुना कीजिएगा, उसको जो है 10 से गुना कीजिएगा। ठीक, बार अगर 2 संख्या पे है उसको 100 से गुना कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन एक्स नहीं मानिएगा। और अगर बार 3 अंक पे है तो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। कितना से? 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये आपको उतार लेना है ताकि समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्टिव किस तरह से बनेगा, हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसको आप इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक, चलिए बनाते हैं। पहला सवाल है, पहला सवाल हम ऑब्जेक्टिव तरीके से बना के आपको दिखा देते हैं। पहला सवाल है 0.6 पे रख लेंगे। ठीक, इसको हम मानेंगे और उसको बनाएंगे भी। चलिए सब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही इजी है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। दोनों तरफ हमने लिख दिया है कि समीकरण मानना है, माना कि x बराबर, क्या मानना है, x बराबर क्या होना चाहिए, 0. ये हम लाइन को हटा ही देते तो अच्छा रहेगा, ये लाइन हटा देना ही अच्छा है। माना कि x बराबर कितना होना चाहिए, 0.666, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, ये जो रैकरिंग है इसका मतलब होता है वो संख्या रिपीट हो रहा है। ये जो हमने 3 मरता लिखा, ये मत समझिएगा कि x को क्यों लिखा गया 3 मरता, तो हमने माना है x को कितना, ये 10, ये संख्या जो है रिपीट हो रहा है। 3 ही मरता नहीं, काफ़ी टाइम 100 टाइम्स या अनलिमिटेड टाइम्स वो रिपीट होते चला जाएगा। तो हमने समीकरण 1 मान लिया है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, समीकरण में गुना करना है। समीकरण 1 को जो है गुना करना है, कितना से गुना करना है, समीकरण 1 में गुना करना है दोनों तरफ। एक में दोनों तरफ कितना से गुना कीजिएगा, क्योंकि एक अंक पे संख्या पे देखो रैकरिंग है, तो समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए। सिर्फ 10 से गुना करना है, 10 से गुना करने पर। ठीक, 10 से गुना करने पर जब हम इस समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर 0.666 है। और 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण में 1 से 10 से गुना करेंगे, इसको 10 से गुना करें तो 10 से अगर गुना कीजिएगा तो आप देखिए पहले तो 10x हो जाएगा ना। अब इसको गुना कीजिएगा तो एक अंक हट जाने पर ये एक पीछे हो जाता है, एक दशमलव हट जाएगा तो 0 हट जाएगा और 6 आ जाएगा। ये आपको समीकरण 2 मिल गया। ठीक, समीकरण कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है। समीकरण 2 को माइनस करना है, समीकरण 2 को घटाए, कितना से घटाइएगा, घटाए समीकरण 1 से। तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 हमारा और समीकरण 1 क्या है। समीकरण 2 था हमारा 10x बराबर 6.66 था, है ना। और समीकरण 1 को घटाना है तो समीकरण 1 था x और क्या था 0.666 था, है ना। इसको घटाइएगा जब तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 0 0,
ये दशमलव में तो दशमलव, ये जीरो उतार दें, ठीक। बराबर का साइन बराबर है, 10x में से एक x घटा देंगे क्योंकि इसके पीछे एक छुपा रहता है ना, तो जब एक x हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 9x बच जाएगा ना। जब 9x बचेगा तो ये दशमलव के बाद जितना भी जीरो रहे उसका वैल्यू नहीं रहेगा, तो आपको 6 ही मानना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/9। क्या ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं आया था? इसको अगर छोटा रूप में करिएगा तो 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो अतः जो है 0.6 का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का मान कितना निकला है, 2/3। आंसर इतना पे ही ला के आप छोड़ दीजिएगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा ये समझ में आ गया होगा। एक संख्या से आपको किस तरह बनाना है सब्जेक्टिव में, आपको इसी तरीके से बनाना है सारे सवालों को। तो HW के तौर पे मैं आपको एक और सवाल दे देता हूँ जो HW में सब्जेक्टिव तरीके से बनाइएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा अभी भी, तो मैं एक सवाल और बना दूंगा जो काफ़ी रैंकिंग वाला होगा, जैसे कि 2-3 संख्या पे रैंकिंग होगा। तो बता देता हूँ मैं, एक ऐसा संख्या लेते हैं जो डबल डबल रैंकिंग होगा उस पर। तो वो सवाल हम लेते हैं, दूसरा सवाल है 0.23 पे रैंकिंग है, ठीक। ये संख्या दोनों पे रैंकिंग है। तो अब इसको जो हम पहले बताया है कि जितने पे रैंकिंग होगा उतने पे ही उससे गुना करना है। जैसे 1 पे रहेगा तो 10 से, डबल 2 पे रहेगा तो 100 से, और 3 पे रहेगा तो 1000 से। तो हमें यहाँ पे 10 से गुना करना नहीं है, 1000 से गुना करना है। क्यों? क्योंकि ये डबल संख्या पे रैंकिंग है। तो हमें पहले मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्या मानना है। माना कि x बराबर क्या हो जाएगा, माना कि x बराबर 0.2323 ऐसे करके आया, तो समीकरण क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना। अब समीकरण 1 में गुना करना है कितना से, समीकरण 1 में दोनों तरफ, दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए। 1 से क्या करना है, गुना करना है। जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, जब ऐसा रहेगा ना तो कैसे गुना कीजिए, जब ऐसा वाला रहे तो दशमलव को कैसे गुना करना होता है। तो अब दशमलव से यहाँ से आप देखिए, यहाँ 2 अंक 2 जीरो है, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 और 2, तो सीधा 2 अंक पीछे हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं 2.2323। तो समीकरण ये हमारा हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब इसको जो है माइनस करना है। हम स्लाइड दूसरे में दे देते हैं कि समीकरण जो है आप माइनस करिएगा। अब क्या करना है, अब माइनस करना है, क्या करना है, अब माइनस करना है किससे, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को घटाए किससे, समीकरण 1 से घटाना है। समीकरण 2 क्या था हमारा, 100x था, बराबर में 23.23 ये था। समीकरण 1 क्या था, x बराबर 0.2323 ऐसे था, है ना। आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे माइनस करना, तो ये सारा संख्या हमारा 0 हो जाएगा। और जो दशमलव में है 28 में 0 घटाएंगे तो सीधा हमारा 23 ही आ जाएगा। इधर का दशमलव के बाद जो भी 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे 100x में से एक x हटा देंगे क्योंकि एक छुपा रहता है, तो 99x हमारा हो जाएगा। और जब इस तरह का हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या करना है, यहीं पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना ये है 99 को x बराबर करेंगे जब, तो 23/99 आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और बाकी सवालों को आप सॉल्व कीजिएगा। 1-2 सवाल हम दे देंगे ताकि आप जब बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। HW में आपको ये सवाल दे रहा हूँ मैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तरीके से आप बनाइएगा। कैसे होगा ये सवाल मैं आपको HW में दे देता हूँ, आप बनाइएगा, ठीक। पहला सवाल ये है कि आप 0.47 पे रैंकिंग वाले को बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से। दूसरा आपको हम दे देते हैं, दूसरा 0.4
इसको भी बनाइए 0.34 वाला जो 4 पे रैंकिंग होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा बनाइएगा 0.4 और 3.2 वाले रैंकिंग पे। ये सारे को आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से दोनों तरह से बनाइएगा, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से बनाइएगा और बना करके अपने आप को मतलब कि वेरीफाई करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर कि हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए नेक्स्ट सवाल ये है, प्रश्नावली 1.3 का चौथा सवाल ये बोला है कि ये संख्या को आप क्या PYQ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कि आप अपने उत्तर से असंतुष्ट है, अपने अध्यापक और कक्षा के सहपाठियों के साथ उत्तर की सत्यता पर चर्चा कीजिए। यानी कि बात वही हो गया, आप उसी को मानिएगा जैसे 0.9 है लगभग में मान के, अर्थात 9 जो है बार बार दोहराया जा रहा है। यहाँ पे हमने लिख दिया है 0.9 वाला है, तो 0.9 वाले को आप आसानी से मान करके बना सकते हैं। कैसे मानिएगा 0.9 को, 0.9 है ना, और 9 पे क्या है रैंकिंग है, तो आप मान नहीं सकते हैं। माना कि x बराबर 0.999, ये संख्या हमारा एक हो गया समीकरण। अब दोनों तरफ गुना कर दीजिए, दोनों तरफ जो है कितना से गुना कीजिएगा, एक अंक पे है तो 10 से गुना कीजिए। 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना कीजिएगा तो 10x हो जाएगा, इधर जाएगा तो एक 9 पीछे हो जाएगा और क्या हो जाएगा 9 9 9, ऐसे इसी तरह का समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 2 को 1 से घटा दीजिए, कितना से घटाइएगा, 1 से या 2 को जो है 1 से घटाना है, 2 को 1 से घटावे, है ना, घटाए। जब घटाइएगा तो समीकरण 2 क्या तुम्हारा 10x है बराबर 9 पॉइंट वाला है ना, 9 पॉइंट वाला है तो 9.99 आया। माइनस कितना से करना समीकरण 1 से, तो यानी कि 0.999 आया। ठीक, इसको माइनस जब कीजिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर का इधर बचेगा 9 और इधर बचेगा x, तो 10x में से एक x गया तो 9 बचेगा, है ना, 9x बचेगा। जब यहाँ आइएगा 9x बराबर 9, क्योंकि ये 0 का वैल्यू नहीं है तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/9, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1। देख लीजिए आप प्रश्नावली 1.3 का चौथा सवाल 1 आया है कि नहीं। ये सवाल भी हमने सॉल्व कर दिया आपके सामने और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 5वां सवाल ये बोल रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और अपने उत्तर का जांच भी करना है और उसके बाद जो है विभाजन क्रिया कीजिए। तो हम लोग को बता देना है 1/17 को भाग देना है, बस यही तो करना है। इजी सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बोला है 1/17 का हम भाग देना है, 1/17 को भाग देना है। बेसिकली 1/17 को भाग देंगे यानी कि 17 को 1 से भाग देंगे तो हमारा क्या संख्या मिलेगा, दशमलव उतारेंगे फिर एक जीरो उतारेंगे ना। देखिए यहाँ पर हमने आपको, तो यहाँ पर जब हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो उतारे हैं तो उससे पहले भी एक जीरो उतारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही जीरो उतार सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने 17 का पहाड़ा पढ़ना है। 17 के पहाड़ा में 100 आएगा तो नहीं आएगा, तो 17 पंचे 85 तो आएगा ज़रूर, तो हम 85 ले लेंगे और माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया तो 5 बचा और ये बचा 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, है ना। 15 तो नहीं आएगा तो एक जीरो उतारेंगे। 17 के पहाड़ा में क्या 150 आता है, तो पहाड़ा पर लीजिए, हमने यहाँ पे भाग देना है 150, तो हमारा जो भी ये संख्या आएगा तो वहाँ पे आप लिखिएगा 17 अट्ठे जो होगा, 17 अट्ठे 136 होता है, 17 नामा 153 हो जाता है, तो हमको 136 ही लगाना है। 17 अट्ठे 136, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, ये 4 ये बचा तो 4 में से 3 गया तो 1, ये कैटेक्सीन हो गया, बचा क्या 0। तो 17 के पारा में 17 अट्ठे 136 फिर लिख देना है, 136 डालिएगा तो 4, ये हो गया कैंसिल और बचा 40। 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 लगाइएगा। क्या करना है, इस संख्या को भाग देते जाना है
और यहाँ पर जितना भी संख्या आएगा वो आप संख्या को लिखिएगा कि कितना मरतबा रिपीट हुआ। जैसे कि हमने यहाँ पे करते जाना है तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि 16 आएगा, 16 मरतबा आएगा ये संख्या 16। अतः यहाँ पे आपको आंसर लिखना, अतः जो है इस अंकों का पुनरावृत्ति यानी कि जो बार बार रिपीट हो रहा है पुनरावृत्ति का 16वां अंक है। कितना अंक है? 16वां अंक है। तो आप पूरा भाग दीजिएगा अपने हिसाब से। बहुत ईजी सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते आगे सवाल में। छठा सवाल में क्या बोला है कि पी वाई क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पे पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और उसके अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और जिसका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। तो हमने आपको एक रूल बताया था बिना भाग दे करके कि ऐसा संख्या बताइए जो रूल को फॉलो करे, यानी कि जिसका हर में क्या होना चाहिए? 2 का पावर m, 5 का पावर n, या तो फिर 2 × 5 रूप का होना चाहिए। तो ये संख्या आपको बिना भाग दिए क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जांच करना है और बताना है कि ऐसा कौन सा संख्या है लेंगे जो हमारा शांत भी होना चाहिए और वो उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके आपको जो है ना, उससे पहले आपको एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमने आपको जब बताया है कि बिना लंबा भाग दिए कैसे बता सकते हैं कि शांत है या अशांत है, तो उसका रूल हम लिखाए थे कि किसी का हर है, यानी कि अगर पी बाय क्यू है, जैसे 1 मिनट, पी बट्टा क्यू है, ठीक। तो क्यू किस किस का रूप होना चाहिए? 2 का पावर m, 5 का पावर n, या फिर 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए, n के रूप का होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक हमारा शांत हो जाएगा और वो परिमेय संख्या भी होता है। तो हम 3 एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लीजिए 7/2। देखिए ये रूल को तो फॉलो कर रहा है ना, ये चीज़ तो फॉलो कर रहा है इसको। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 12/5 ले लीजिए। 12/5 लीजिएगा तो 5 को देखिए ये रूल को फॉलो कर रहा है, ये दूसरा रूल को। उसी तरीके से तीसरा रूल को क्या लेना है? 21/10 ले लीजिए। 21/10 कीजिएगा तो 10 का गुणनखंड क्या होता है? 2 × 5 यानी कि 5 × 10, तो 5 का पावर n और 2 का पावर n और 5 का पावर भी n, यानी कि ये रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? शांत भी हो जाएगा और परिमेय संख्या होगा और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये रूल पिछले क्लासेस में हमने बताया है, तो ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। चलते हैं, क्या लास्ट सवाल ये बोला है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होना चाहिए। यानी कि हमने बताया आपको संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरीके का होता है, जिसमें शांत और अशांत परे हैं। और अशांत में 2 तरीके का होता है, अशांत आवर्ती होता है और अशांत अनावर्ती होता है। अनावर्ती को अनवसानी अनावर्ती भी बोलते हैं और अवसानी अनावर्ती भी बोलते हैं, ठीक। तो ये अनवसानी अनावर्ती पूछा है। तो ऐसे 3 संख्या लेना है जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? अनवसानी आवर्ती होना चाहिए। तो हम आपको यहाँ पे लिख करके 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं। अनवसानी अनावर्ती यानी कि उसका कोई पूरा भाग नहीं लगता हो। जैसे कि हम पहला अगर ले सकते हैं तो ले लेंगे। पहला में क्या लेंगे? जैसे 0 पॉइंट है ना, 1 0 दिए, फिर 1 0 दिए, फिर 1 0 दिए, 1 0 इस तरह से क्या होगा? ये नया नया संख्या आता जाएगा। तो ये क्या होगा? अनावर्तित हो गया, अशांत अनावर्तित हो गया इसका ना। और उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर लेंगे, 1 2 लिए, ठीक, 1, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसी तरीका क्या नया नया संख्या आ रहा है ना। तीसरा भी लेना है। 3 को पूछा है ना, 3 को ले सकते हैं। 3 को कौन सा लेना है आपको? 3 पॉइंट ये डाल सकते हैं, 1 0 1 0 1 0 0 0 0। इस तरीक़े से बढ़ता चला जाएगा आपको, है ना। 1 0 0 0 0 0 इस तरह का आपका जो हो गया अशांत अनावर्ती हो गया। ये एग्जाम्पल 3 को पूछा है, तीनों आप लिख सकते हैं, जो कटेगा काट सकते हैं। अब ये देखिए, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत इजी है, इसको आप भाग दीजिएगा। तो आप जब अलग से भाग दीजिएगा ना, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। और ये आप नोट पहले पढ़ लीजिए। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत
अपरिमेय संख्या होती है। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय भी संख्या होती है, ये भी याद रखना है। दोनों सेम है, याद रखने के लिए है। और हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको भाग देना है अलग से, किस तरह से भाग दीजिएगा वो आप कर लेंगे अलग। हमने यहाँ पे भाग दिया है 5/7 का, इस तरह से आया जो भाग करेंगे, और 9/11 का ये इस तरह से भाग आया। तो हम इन दोनों के बीच में क्या हम 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 71 दिख रहा है, यहाँ पे आपको दशमलव के बाद 81 दिख रहा है तो दोनों रिपीट ही संख्या है। तो आप 3 अपरिमेय संख्या दिखा सकते हैं। क्या क्या दिखा सकते हैं? 0.71 से 73 ले लीजिए, 42 ले लीजिए, 85 ले लीजिए, डॉट डॉट डॉट। और दूसरा ले सकते हैं आप 0.79, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 81 के अंदर में होना चाहिए। 71 से 81 के अंदर में कोई भी संख्या लीजिए। 89 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, 85 हो गया, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तीसरा क्या लेना है? 0.80128565। इस तरह ये सब संख्या किस में आ रहा है? 81 के अंदर में ही आ रहा है ये सब संख्या। बस इतना ही लिखना है। 3 संख्या हमारा, यही 3 संख्या है जो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, नया नया संख्या कहलाता है। अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होता है, ये आपको बता दिए पिछले क्लासेस में ही। तो चलते हैं, और कौन सा सवाल है? ये सवाल है, बहुत इजी सवाल है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय संख्या है और कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है। ये आपको बताना है। कैसे बताइएगा? जब आपको पहले पता होगा कि किस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है और किस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो ये देखिए, पहला सवाल का पहला ये 1.3 का 9वां सवाल में ऑप्शन 1 में देखिए, क्या ये परिमेय संख्या है? तो √23 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, तो ये ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या होगा। तो क्या लिखिएगा? अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिख करके तब उसको लिखना है। और देखिए √225 है, 225 का वर्गमूल आपको 15 है, पता है 15 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी देखिए, ये भी परिमेय संख्या होगा। क्यों? 3.796, ये पूरा पूरा भाग लग गया यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है डॉट डॉट तो नहीं है, या रैकरिंग तो नहीं है। अगर रैकरिंग वाला भी रहता तो उसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने इसी क्लास में आपको बताया स्टार्टिंग में कि रैकरिंग वाला संख्या को किस तरह से PYQ के रूप में लिखते हैं। तो ये तो पूरा पूरा भाग लग गया, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। और ये देखिए यहाँ पर नया नया संख्या आ रहा है ना, 478 इस तरह से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या अपरिमेय हो गया, नया नया संख्या आ रहा है, डॉट डॉट भी लगा हुआ है तो। और ये भी देखिए, यहाँ भी ये संख्या कौन सा? अपरिमेय संख्या हो गया। आप इस संख्या को समझ करके बनाइएगा तो इजीली बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कौन सा। यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा क्लास को देखा और समझा, है ना। यहाँ तक के लिए आपको घर पे बनाना है और अच्छे तरीके से बनाना भी है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।